फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे। तो आज का अपन करंट स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रेडी हो? आज डेट है 6 सितंबर 2023। स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1। 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 60 और डी है 90। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 75। ठीक है। अब देखो 75 में भी स्कूल शिक्षक है वो 50 नियुक्त किए हैं। स्कूल शिक्षकों को, जो स्कूल शिक्षक है उनकी संख्या है 50। उच्च शिक्षा शिक्षक जो उच्च शिक्षाओं में पढ़ाते हैं उन शिक्षकों को, वो उनकी संख्या कितनी है? वो 13 को पुरस्कृत किया है। फिर है कौशल विकास व उद्यमिता। कौशल विकास व उद्यमिता। ये कितने हैं? 12 रहेंगे। शेष लेस करके देख लो। 50 13 को ऐड करोगे फिर लास्ट में 12, मतलब 12। तो ये 3 कैटेगरी के शिक्षक थे। 50 तो थे स्कूल शिक्षक और 13 थे उच्च शिक्षा शिक्षक और कौशल विकास उद्यमिता थे 12। इन सब मिलाकर 75 शिक्षकों को क्या किया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है शिक्षक दिवस के दिन। शिक्षक दिवस कब था? 5 सितंबर 2023, यानी कल था। तो कल इनको सम्मानित किया गया। अब देखो इसमें अपन आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें स्कूल शिक्षक है वो 50 थे, उच्च शिक्षा 13, उद्यमिता मंत्रालय 12 और 2023 के अन्य पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। पुरस्कार कौन से मिले 2023 में? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? ये जयंत नालिकर को मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी को मिला है और ग्रेट कोर्स ऑफ द लीजन और ऑनर ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और PEN पीटर पुरस्कार माइकल रोसेन को दिया गया है। अब देखो पीटर पुरस्कार, पेन पीटर पुरस्कार की स्थापना कब की गई? ये 2009 में इसकी स्थापना की गई। 2009 स्थापना, इसकी स्थापना 2009 में की गई। अब देखो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। ये दिया गया प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को। और SKOCH पुरस्कार 2023 जम्मू व कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। ठीक है, ये 2023 के पुरस्कार है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इनको जरूर पढ़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में प्रवीण अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया का पुरस्कार जीता है। का संबंध किस राज्य से है? ये जो प्रवीण अंजना है ये किस राज्य से है, ये आपको पूछा गया है। तो ये कौन से राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंजना, ये प्रवीण अंजना है, ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है और ये उदयपुर जिले से बिलोंग करती है। राजस्थान के उदयपुर जिले से। कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है। ठीक है, और इसके बारे में चलो विस्तार से पढ़ लेते हैं। यह उदयपुर जिले से है जो महिला सशक्तिकरण की समर्थक है। महिला सशक्तिकरण की समर्थक है। और मिस अंजना अक्टूबर 2023 में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अभी जो होगा, जो अपनी प्रतियोगिता इंटरनेशनल लेवल पे जापान में होगी, तो वहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? मिस अंजना करेगी। और अब देखो मिस यूनिवर्स, जो अपने भारत में मिस यूनिवर्स जीती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब तक कितनी मिस यूनिवर्स बनी है? 3 बन चुकी है। ये मिस अंजना चौथी यूनिवर्स है। ठीक है, पहली है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने 1994 ईस्वी में खिताब जीता था। लारा दत्ता, इन्होंने 2000 में खिताब जीता था। और फिर हरराज कौर संधू, ये 2021 में इन्होंने ये खिताब अचीव किया था। और अभी फिलहाल 2023 में किसने किया है? वो मिस अंजना ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो मुख्यमंत्री दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने के लिए संबल योजना प्रारंभ की गई है, संबल योजना, ये कौन से राज्य में की गई है, कहाँ की गई है? ये हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। और इसके अंदर देखो, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री, इसके मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुकोजी, सुखविंदर सुकोजी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में मतलब ये जो परियोजना है आपकी, वो किस टाइप के बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों को मजबूत बनाने के लिए यानी सशक्त बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और उनको इस योजना में 2% आरक्षण दिया जाएगा, 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं। यह योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुकोजी ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की है। सबल योजना राज्य में विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं, अवसर प्रदान करना तथा सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देने के लिए केंद्रित है। यानी जो विकलांग बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 2% आरक्षण दिया जाएगा और उनके लिए सबल योजना प्रारंभ की गई है। अब आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, सबल योजना किससे रिलेटेड है, ये दिव्यांग बच्चों से, या फिर इस तरीके से आ सकता है दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है जिसमें उनको 2% आरक्षण का प्रावधान है, तो वो सबल योजना हो जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश है, उसमें और क्या क्या चीज़ें जो बताई गई है, क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की गई है, तो देखो अज्ञात शवों के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। तीसरी चीज है सशक्त महिला ऋण योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश में एक चीज और भी प्रारंभ की गई है, संजीवनी परियोजना। कौन सी? संजीवनी परियोजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डेंगू से मृत्यु दर किस देश में सबसे अधिक है? मतलब जो अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें विश्व में डेंगू है, ये डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो इसमें मृत्यु दर किस देश में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश में देखो एक चीज का ध्यान रखना, बांग्लादेश में क्या है, मृत्यु दर सर्वाधिक है, मृत्यु दर सर्वाधिक है, और ब्राजील में मृत्यु सर्वाधिक भी है, मृत्यु सर्वाधिक। एक चीज का ध्यान रखना, सर्वाधिक मृत्यु दर तो है बांग्लादेश में और सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? वो ब्राजील में हुई है। ठीक है, और ये कौन से मच्छर से फैलती है? डेंगू है कौन से मच्छर से फैलता है? मादा एंटीज एजेंटी से ये बीमारी फैलती है। अब देखो सबसे ज्यादा मृत्यु ब्राजील में है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर बांग्लादेश में है, और इस साल बांग्लादेश में अब तक 634 मौतें दर्ज हुई है। डेंगू से कितने लोगों की मौत हो गई? 634 लोगों की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस वो 16 मई को मनाया जाता है, और ये बीमारी आपके मादा एंटीज एजेंटी से फैलती है, ये जो मादा मच्छर है उससे फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रेणुका भट्ट को, बी है एम के ठाकुर को, सी है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को, डी है विपिन बिहारी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवनीत अग्रवाल। नवनीत अग्रवाल को क्या किया है? डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मधुमेह है, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने मधुमेह वाले लोगों की समस्या को कम करने के लिए एक मधुमेह योजना देखभाल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मधुमेह देखभाल कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इन्होंने देश भर में 1 लाख लोगों की क्या किया है, फ्री में इलाज किया है, अधिक लोगों का इलाज किया है, उनकी सहायता की है। और ये वर्तमान में BEATO के मुख्य नैदानिक अधिकारी है। वर्तमान में ये कोई संस्थान है, BEATO के क्या है, मुख्य नैदानिक अधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका है विजयजीत रे, बी है सत्यजीत मजूमदार, सी अनुप्रिया पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सत्यजीत मजूमदार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सत्यजीत मजूमदार को किससे, डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत मजूमदार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन है। डीन यानी, डीन क्या होता है, यानी उसकी देखभाल करने वाला या फिर उसके बारे में क्या क्या एक्टिव रहने वाला, उसको डीन बोलते हैं। लेबर स्टडीज के डीन है। इन्हें इस पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए प्राप्त हुए और उनको प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डीन यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? अब देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? जो खुद की क्या बनाती है, खुद की अलग से यूनिवर्सिटी बनाती है। उनका मतलब उनका जो सिलेबस होता है वो मतलब अपने हिसाब से सिलेबस बना सकते हैं, अपने हिसाब से वो यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। अब अपने राजस्थान में गंगा सिंह यूनिवर्सिटी चलती है, राजस्थान बोर्ड यूनिवर्सिटी चलती है, NCERT चलती है। मतलब ये अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो क्या करती है, अपना खुद का सिलेबस जारी करती है। और सबसे ज़्यादा मान्यता कौन सी यूनिवर्सिटी को प्राप्त है? NCERT को मान्यता प्राप्त है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाल ही में किसे डीन यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए NCTE, SCERT, NCERT, AICT। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NCERT। NCERT को मिला है। अब कोई NCERT की फुल फॉर्म बता सकता है? NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये तो है अपनी NCERT की फुल फॉर्म। अब पढ़ लेते हैं अपन NCERT की स्थापना कब हुई। NCERT की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई, कब की गई बताओ? 27 जुलाई 1961 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। 27 जुलाई 1961 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और अभी 1 सितंबर 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 सितंबर 2023 को 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। भारत में 130 से ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें सर्वाधिक 28 तमिलनाडु में है। देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 130 से भी ऊपर है। और सर्वाधिक कहाँ मिलेगी आपको? तमिलनाडु में मिलेगी, जो 28 है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कौन से, वो कहाँ
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से कौन से राज्य में ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो आप इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक संख्या है, यानी कितनी है, 28 है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया है, वह किस व्यवसाय से है। जो एन वलारमथी है, इनका निधन हो गया है, ये कौन से व्यवसाय से रिलेटेड करती है। गायिका है क्या ये, या फिर वैज्ञानिक है, या अर्थशास्त्री है, या फिर लेखिका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो अपनी एन वलारमथी है, ये वैज्ञानिक है, ये है वैज्ञानिक। और कहाँ की वैज्ञानिक है, ये इसरो की वैज्ञानिक है। इसरो जो है अपनी, जिन्होंने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, और अभी आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2 सितंबर को किया गया था। आदित्य L1 कब किया गया था, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था 2023, कितने, 11:50 पर। सबको याद है, ठीक है। और चंद्रयान 3 मिशन भी इन्होंने लॉन्च किया था। तो इनकी आखिरी जो आवाज है, जो एन वलारमथी है, इनकी आखिरी आवाज किस मिशन में है, चंद्रयान 3 मिशन में इन्होंने लास्ट रिकॉर्डिंग की थी। इनके बाद इनका निधन हो गया। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये इसरो की वैज्ञानिक थी। इन्होंने इसरो के कई मिशनों में काउंटडाउन के समय अपनी आवाज दी। जैसे लॉन्च होता है, ये जो अपना कोई जैसे चंद्रयान मिशन हो या फिर आदित्य L1 मिशन, जो भी मिशन लॉन्च होता है तब उसमें आवाज़ आती है। जो आवाज़ जो लेडीज़ की आती है वो किसने दी थी, वो इन्होंने दी थी, ठीक है। तो इनकी लास्ट वॉइस जो काउंटडाउन, यानी लास्ट जो वॉइस थी इनकी, वो अपनी कौन सा, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय आखिरी बार इन्होंने आवाज़ दी थी। जब लॉन्च होता है तब एक लेडी की आवाज़ आती है, चाहे आप सुनना इनको ध्यान से, वीडियो देखना पीछे। जब उन लॉन्च होता है तब आपको एक लेडी की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो लेडी कौन थी, वलारमथी थी, इनकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता हुआ, ठीक है। सबसे पहले BEL देखते हैं। BEL, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई 1954 में। कब की गई, 1954 में, ठीक है, इनकी स्थापना हुई। अब इन्होंने कहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये इनकी फुल फॉर्म है। किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता हुआ। A वियतनाम, B जापान, C इजराइल, D अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इजराइल इसका करेक्ट आंसर होगा। इजराइल में है, इजराइल के साथ BEL कंपनी का लिमिटेड है, उनका समझौता हुआ। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह समझौता ज्ञापन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र पर केंद्रित है। कौन से क्षेत्र पर केंद्रित होगा ये, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और यह समझौता भारत की आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया नीतियों पर आधारित है। अब नीति पूछ सकता है कि इसमें कौन सी नीतियों पर आधारित हो सकता है ये। एक तो भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया भारत, इन 2 नीतियों पर आधारित है। और BEL की स्थापना 1954 में। अध्यक्ष इसके कौन है, अध्यक्ष या फिर प्रबंधन निर्देशक बोल सकते हैं, ये भानु प्रकाश श्रीवास्तव है। फिर है इजराइल। इजराइल के बारे में देखते हैं। इजराइल देश को, इनको क्या बोला जाता है, यहूदी देश। ये जो आपका इजराइल देश है, इसको यहूदी देश भी बोला जाता है। इसकी राजधानी है वो जेरूसलम इसकी राजधानी है इजराइल की। और इसके राष्ट्रपति है हिसहोंग हैनोम, इनके राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ये इनके प्रधानमंत्री है। तो ये अपने इजराइल के बारे में पढ़ ले। इजराइल में प्रधानमंत्री, प्रबंधक और ये जो राष्ट्रपति है, इनके बारे में पढ़ा। और ये कौन सा देश है, यहूदी देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष कर्णम शेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए HDFC, B बंधन बैंक, C बेड बैंक, D यूको बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन C होगा, बेड बैंक। अब बेड बैंक क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यह इस्तीफा
NARCL का भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL के साथ विलय के प्रस्ताव के बाद असहमति के कारण दिया गया। यानी कि अर्नब शेखर ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका क्या कारण हो सकता है? इनका कारण था कि जो भारत का ऋण समाधान कंपनी है, इन्होंने IDRCL कंपनी के साथ विलय होने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उनकी इस प्रस्ताव में असहमति थी। वो नहीं चाहते थे कि ये प्रस्ताव पारित हो। इस कारण असहमति के कारण इन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया, वो रिजाइन कर दिया वहाँ से। तो भारत में वर्ल्ड बैंक को नेशनल एजेंट रिट्रेशन लिमिटेड NARCL कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक कैसे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही है। किस किस को ये वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और GD कैंपस पे जुड़े रहें। और भी आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।